आज एक फक्त इंग्लंडवरून माझे एक मित्र जुळलेले आहेत, रवींद्र पिंगळे म्हणून. अच्छा, त्यांचं मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. अच्छा. आणि ते काही कारणावश जुळू शकले नाही आपल्यासोबत, हो हो, तर ते आहेत सध्या. बरं. रवींद्रजी कसे आहात? मी मजेत आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. मला अपॉर्च्युनिटी दिली तुम्ही हे सगळं जॉईन करायला. थँक्यू व्हेरी मच. अरे किती वाजलेत आता तिथे सध्या? आता माझ्याकडे वाजले 6:30 सकाळचे. ओके. हा हा. तुमच्या व्यस्ततेतून तुम्ही वेळ काढून join झाला. खूप छान. येस येस. टुडे व्हेरी बिझी. थर्सडे व्हेरी बिझी. ओके ओके. So hopefully maximum time I will try to attend, but if not possible then please excuse. काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला जेव्हापर्यंत राहता येते तेव्हापर्यंत तुम्ही राहू शकता. काय Yes, अडचण नाही. yes. Thank you very No much. problem. Yeah. वेलकम सर. तो इस वेबिनार का जो मुख्य विषय है कि शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत, इसके विविध आयाम, यह विषय हमने ये वेबिनार के लिए रखा है. और ये हमारे कैलाशवासी कई कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय नांदेड़, हमारे संयुक्त रूप से हम ये वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं. ये 3 दिवसीय वेबिनार है. तो आज के दूसरे दिवसीय प्रथम चरण में हम आए हैं. तो आज के हमारे प्रमुख वक्ता जो है, प्रमुख रिसोर्स पर्सन जो है, वो डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे हैं. आज इनका मैं परिचय आपको देता हूं. यह वेबिनार जो चल रहा, तो इसमें डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे सर जी आमंत्रित हैं. आप श्रीमती वत्सलाबाई नाईक, महिला महाविद्यालय पुसद, जिल्हा यवतमाळ, महाराष्ट्र, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर तथा संगीत विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत है. आपकी शिक्षा पंडित एकनाथ बुआ कुलकर्णी से हुई है. आप अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल से संगीत विशारद तथा संगीत अलंकार उपाधित है. आपने एमए संगीत में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है. आपने एमफिल की शिक्षा महाराष्ट्र का मराठी भजन अभंग में शास्त्रीय संगीत के तत्व, इस विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया है. इसमें एल के पंडित जी का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. आपने पंडित रामाश्रय झा रामरंग, इनके अभिनव राग मंजरी भाग 1, 2, 3 में से प्रस्तुत चुनिंदा बंदिशों का शैक्षिक और कलात्मक मूल्यमापन, इस विषय में आचार्य उपाधि आपने प्राप्त की है. आपको पंडित रामाश्रय झा रामरंग, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. आप संगीत कालिदास पुरस्कार, संगीत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं. आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सप्रयोग प्रस्तुति दी है. अतः डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे सर जी से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपनी सप्रयोग व्याख्यान की प्रस्तुति दें. धन्यवाद. और सभी जुड़े हुए सहभागियों को फिर से एक बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. और डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे सर जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना सप्रयोग व्याख्यान शुरू करें. सर्वांना नमस्कार. इस 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में आज का दूसरा दिन, कल श्रीमान सुरेंद्र जी, इनका बीज भाषण हुआ. दूसरे सत्र में हमारे मित्र रामशंकर सिंह जी, इनकी गायन प्रस्तुति हुई. और आज ये प्रथम सत्र, दूसरे दिन का. इस संगोष्ठी के मुख्य संयोजक डॉक्टर अभय सुभेदार साहब, नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था परभनी के ट्रेजरर, तथा डॉक्टर संजय टाकड़कर जी, जामकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वसंत जी भोसले सर, तथा
संगीत विभाग के अध्यक्ष हमारे मित्र इंगड़े सर तथा कुलकर्णी मैडम, और इस संगोष्ठी में सभी जो ज्वाइन हुए हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। इनमें हमारे आदरणीय वक्तागण तथा सभी प्राध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थीगण, इनको सादर प्रणाम। मेरा आज का विषय मैंने भैरव रागांग ऐसा लिया है। भैरव रागांग यह राग वर्गीकरण का एक पद्धति है, रागांग पद्धति, और उसमें मैं थोड़ा पहले एक 15-20 मिनट उसकी प्रस्तावना और उसका इतिहास यह बताऊंगा, और उसके बाद भैरव रागांग में जो राग आते हैं उन रागों में भैरव अंग कैसा कैसा दिखता है वह प्रस्तुति करके प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप सब लोगों की परमिशन हो तो मैं यहां शुरू करना चाहूंगा। फिर से एक बार सबको आदरणीय नमन। विविध कालखंड में विविध वर्गीकरण पद्धतियां अस्तित्व में आई, जैसे राग रागिणी वर्गीकरण पद्धति, जातिवार वर्गीकरण पद्धति, पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी विभाजन, प्रहरवार विभाजन, थाट राग विभाजन, इस प्रकार से। जैसे राग वर्गीकरण यह संकल्पना मूल संकल्पना है, और इन संकल्पना में फिर बाकी ये वर्गीकरण आता है। जहां वर्गीकरण आता है, जैसे रागों की संख्या बढ़ गई तो वहां वर्गीकरण आ गए। तो इस प्रकार से वर्गीकरण जो है वो प्राचीन काल से हमें दिखता है। राग वर्गीकरण के बारे में हम यदि चर्चा करें तो मतंग मुनि इन्होंने 7 रागों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है। गीति द्वारा इन्होंने वर्गीकरण किया है, उसे कहते हैं गीति के आधार पर राग वर्गीकरण। और इसमें पंडित शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों के आधार पर राग वर्गीकरण किया है। समय अनुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम पंडित नारद जी ने संगीत मकरंद में इसका उल्लेख मिलता है। आज पूर्वांगवादी राग व उत्तरांगवादी राग यह संकल्पना विकसित हुई है। संधि प्रकाश राग, उद्भवदर्शक स्वर, यह भी परिभाषाएं इनमें मिलती है। रसानुसार राग वर्गीकरण संगीत मकरंद में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक राग, इनका भी उल्लेख मिलता है। लिंगानुसार राग वर्गीकरण पद्धति पंडित नारद संगीत मकरंद इस ग्रंथ में इन्होंने 20 पुरुष राग, 24 स्त्री राग व 14 नपुंसक राग दिए हैं। सुधा कलश तथा संगीत दामोदर इस ग्रंथ में 6 पुरुष राग दिए हैं, और 6 पुरुष राग की 5-5 रागिनियां भी दी है। शिवमत, कल्लीनाथ मत, हनुमत मत, सोमेश्वर मत, भैरव, कौशिक, दीपक, इस प्रकार से 6 पुरुष राग और प्रत्येक राग की 6 रागिनियां, इसे हम राग रागिनी वर्गीकरण भी कहते हैं। 8वीं शताब्दी में राग वर्गीकरण प्रचलित हुआ था, और उसके बाद कुछ परिवर्तन इसमें आए हैं। जातिनुसार वर्गीकरण पंडित नारद जी इन्होंने इस पद्धति में औडव, शादव, संपूर्ण इस राग जाति पर आधारित वर्गीकरण जातिनुसार किया है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। संस्थान राग वर्गीकरण 15वीं शती में कवि लोचन द्वारा राग तरंगिनी इस ग्रंथ में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मूल राग 12
तथा 85 रागों का वर्गीकरण इसमें आता है। इन 12 रागों को संस्थान यह नामाभिधान किया गया था। 12 इन रागों को मुकाम भी कहते हैं। उसके बाद मेल राग पद्धति, मध्य युग में 14वीं शती में विधान्यक 15 मेल मानकर प्रचलित रागों का वर्गीकरण किया है। शुद्ध राग, दक्षिण भारत में यह पद्धति प्रचलित हुई। रामामात्य जी ने मेल संख्या बढ़ाकर 20 कर दी। शुद्ध राग मुखारी माना पंडित सोमनाथ जी व पंडित वेंकटमुखी, इन्होंने इस पद्धति का अनुकरण किया। पंडित सोमनाथ जी ने मुख्य राग बढ़ाकर 23 कर दिए और पंडित वेंकटमुखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका इस ग्रंथ में इन मेलों की संख्या गणितानुसार 72 कर दी। ठाट राग वर्गीकरण पद्धति, इस वर्गीकरण पद्धति के आविष्कर्ता पंडित नारायण विष्णु भातखंडी जी है। मुख्य ठाट 10 मानकर प्रचलित रागों का वर्गीकरण अभिनव राग मंजरी इस ग्रंथ में इन्होंने किया है। इस प्रकार राग रागिणी वर्गीकरण पद्धति, ठाट राग वर्गीकरण पद्धति एवं आधुनिक काल में वर्गीकरण की राग रागांग वर्गीकरण पद्धति का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय स्वर्गीय पंडित नारायण मोरेश्वर खरे शास्त्री इनको जाता है। स्वर साधर्म्य व चलन सादृश्य यह रागांग पद्धति के प्रमुख तत्व है। इन पद्धति में कुल 30 रागांग माने गए हैं और भातखंडी जी ने 10 ठाट माने थे और रागांग पद्धति में 30 रागांग राग माने गए हैं। उनके नाम भैरव, भैरवी, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, सारंग, भिंपलासी, आसावरी, ललित, पिलू, सोरठ, विभास, नट, शंकरा, श्री, बागेश्वरी, केदार, कन्नड़ा, मल्हार, हिंडोल, बिहाग, कामोद, आसा, भूपाली, दुर्गा एवं भटिया। यह 30 रागांग है। इसमें स्वर साधर्म्य व चलन सादृश्य इन 2 तत्वों पर यह रागांग पद्धति निर्भर है। राग रागांग पद्धति, इस पद्धति का तुलनात्मक स्वीकारार्ह व उपयोगी है, कारण प्रबुद्ध व अनभिज्ञ ऐसे दोनों रसिक चलन का आधार इसमें लिया जाता है। नवराग निर्मिति के प्रक्रिया में चलन यह आधार मानना उचित है। इसलिए रागांग पद्धति का सभी जन इसको एक अच्छा दर्जा बहाल करना चाहिए। प्रचलित सर्व रागों का वर्गीकरण रागांग पद्धति में सहज और शक्य है। इस प्रकार से हम रागांग पद्धति के बारे में मैंने कुछ यहां वक्तव्य किया है और रागांग पद्धति में पंडित नामो खरे शास्त्री जी ने इसका आविष्कार किया है। इस रागांग पद्धति में 30 रागांग का अंतर्भाव उन्होंने किया है और इस 30 रागांग में प्रचलित सभी रागों का वर्गीकरण चलन सादृश्य और स्वर साधर्म्य इन तत्वों पर किया गया है और आज यह पद्धति बड़ी प्रचलित पद्धति है और बड़ी सीधी सरल ऐसी पद्धति है। वैसे तो ठाट राग पद्धति भातखंडी जी ने जिनका आविष्कार किया है, आज उस पद्धति को
सर्वमान्य पद्धति कहा जाता है। रागांग पद्धति का अवलंब आज करना चाहिए, क्योंकि जोड़ राग, मिश्र राग और कई राग जो हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नवराग निर्मिति बहुत सी हो रही है। पहले रागों की संख्या सीमित थी, लेकिन आज दिन ब दिन राग बढ़ते जा रहे हैं, रागों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोड़ राग, संकीर्ण राग, मिश्र राग, इनकी निर्मिति हो रही है और इन सब का वर्गीकरण करना थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रागांग पद्धति यह सभी दृष्टिकोण से एक बड़ी अच्छी और सरल पद्धति है, जिसमें मैंने आपको 30 रागांगों का बताया है। और इस रागांग पद्धति को श्रीमान गोविंद जी पलुस्कर, इन्होंने भी इसकी पुष्टि दी है। उसके बाद हम अभी देखते हैं कि मूल जो रागांग है 30, इन 30 रागांगों में हमने अभी चुना है भैरव रागांग। अब भैरव रागांग जो है, भैरव रागांग और भैरव थाट, यह दो बातें हम अलग अलग कर सकते हैं, भैरव रागांग और भैरव थाट। भैरव रागांग रागांग पद्धति में आएगा और भैरव थाट थाट राग वर्गीकरण पद्धति में आएगा, लेकिन हम मिलजुल कर इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम भैरव राग की चर्चा करते हैं, भैरव थाट एवं भैरव रागांग। थाट के अनुसार यदि कहा जाए तो अभी मैं भैरव के बारे में मेरे विचार बोलना चाहूंगा। थाट भैरव और रागांग भैरव, भैरव थाट की दृष्टि से देखा जाए तो भैरव थाट यह जो है, इसमें से भैरव राग की निर्मिति हुई है। रागांग पद्धति के अनुसार भैरव यह एक स्वयं रागांग राग है। रागांग पद्धति के अनुसार जो 6 प्रमुख राग थे, उसमें भैरव यह राग पुरुष राग है। हम राग रागिणी पद्धति में जो 4 मत दिए हैं, कल्लिनाथ मत, हनुमत मत, सोमेश्वर मत, ऐसे 4 मत जो है, उन्हीं 4 मतों में प्रमुख 6 राग जो माने गए हैं, तो 6 राग और उनकी 6 रागिना या 5 रागिनियां, इन सभी 4 पंडितों ने राग रागिणी पद्धति में प्राचीन काल में चारों ही पंडितों ने 6 ऋतु के राग माने गए हैं और उन 6 रागों में भैरव का अंतर्भाव है। भैरव एक पुरुष राग की भांति उन्होंने इसमें सम्मिलित किया गया है। रागांग राग की दृष्टि से, रागांग वर्गीकरण की दृष्टि से भैरव यह एक रागांग राग है। थाट वर्गीकरण की दृष्टि से भैरव यह एक थाट है एवं भैरव यह एक आश्रय राग है। संगीत सम्राट तानसेन जी, इन्होंने भैरव के बारे में कुछ ऐसा कहा है, यह दोहा मैं आपको सुनाता हूं। कहे मियां तानसेन सुनो शाह अकबर, कहे मियां तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव। इस प्रकार से कहे मियां तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव। इस प्रकार से भैरव के बारे में संगीत सम्राट तानसेन जी ने यह वक्तव्य किया है। तानसेन जी ने और भी वक्तव्य भैरव के बारे में ऐसा किया है। कहे मियां तानसेन सुनो हो गुणीजन,
आप सब लोग गुणीजन हैं। कहे मियां तानसेन, सुनो हो गुणीजन, प्रथम राग भैरव ही, तन मन दय साधिए। इस प्रकार से संगीत सम्राट तानसेन जी ने भैरव इस राग के बारे में कहा है। भैरव, यह भैरव थाट से उत्पन्न होता है। भैरव यह एक रागांग राग है। भैरव में कोमल स्वर ऋषभ तथा धैवत है। इसकी जाति आरोह में सातों स्वर लगते हैं और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण है। इसका वादी स्वर धैवत तथा संवादी स्वर ऋषभ। गान समय प्रातःकालीन या प्रातःकाल या दिन का पहला पहर ऐसा कह सकते हैं। और इस राग का विस्तार जो है वो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तीनों सप्तक में इसका विस्तार होता है। अंग की दृष्टि से कहा जाए तो इसका वादी स्वर उत्तरांग में आता है, इसलिए इसे उत्तरांग वादी कह सकते हैं। यह एक शुद्ध राग है। शुद्ध राग का मतलब इसमें किसी राग का कोई मिश्रण नहीं है। एक स्वतंत्र राग है, शुद्ध राग है, पुरुष राग है, एक रागांग राग है। और इसका लगाव जो वो कोमल ऋषभ और कोमल धैवत, इस पर पूरा निर्भर है। इस राग में कोमल ऋषभ और कोमल धैवत यह आंदोलित करते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, और बाकी जो स्वर हैं वो सब शुद्ध लगते हैं। इसमें स्वर संगतियों का यदि विचार किया जाए तो षड्ज गंधार सागर, गमरे गांधार मध्यम कोमल ऋषभ, गम धप गांधार मध्यम कोमल धैवत, और पंचम पग पंचम गांधार धसा कोमल धैवत, तार षड्ज या मंद्र धैवत मध्य षड्ज, साधा यह अवरोही संगति, तार षड्ज और कोमल धैवत। भैरव अंग पूर्वांग में कोमल ऋषभ एवं उत्तरांग में कोमल धैवत, इन दोनों स्वरों पर जैसा हम यदि द इसमें यह रागांग का प्रमुख स्वर या प्रमुख रागांग इसे कहते हैं, और इसमें ऋषभ और धैवत यह आंदोलित लगते हैं। आंदोलित का प्रयोग होता है। भैरव के कई प्रकार भी हैं, जैसे आनंद भैरव। आनंद भैरव इस राग में भैरव और बिलावन, इन दोनों रागों को मिलकर आनंद भैरव यह राग की निर्मिति होती है। अहिर भैरव, अहिर भैरव के बारे में यदि बताया जाए तो यह काफी पुराना राग नहीं है, आधुनिक राग इसे कह सकते हैं। तो इस राग में भैरव एवं काफी इन दो रागों का मिश्रण या इन दो रागों को मिलकर अहिर भैरव की निर्मिति हुई, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद सौराष्ट्र भैरव, भैरव और भिन्न षड्ज, इन दो रागों को मिलकर सौराष्ट्र भैरव इस राग की निर्मिति हुई है। नट भैरव, यह भी एक आधुनिक राग है। नट और भैरव इन दो रागों को मिलाकर नट भैरव यह राग बना है। उसके बाद प्रभात भैरव, यह भी एक भैरव का प्रकार है।
ललित अंग का मिश्रण करके प्रभात भैरव इस राग की निर्मित की गई है। भैरव और ललित अंग। शिवमत भैरव पूर्वांग में तोड़ी और उत्तरांग में कांगड़ा। इस प्रकार से शिवमत भैरव इस राग का आविष्कार हुआ है। रामकली। रामकली इस राग में मप धनी धप, यह जो स्वर समुदाय है, इस स्वर समुदाय को हमने भैरव राग में यदि इसका प्रयोग किया, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद, इस प्रकार से मप धनी धपैया स्वर समुदाय गाया तो रामकली राग का आविष्कार होता है। उसके बाद गांधार और निषाद वर्ज करके हम गुणक्री इस राग का आविष्कार हुआ, ऐसा कह सकते हैं। भैरव में मध्यम और निषाद वर्ज करके विभास इस राग को हम गा सकते हैं। बंगाल भैरव निषाद को वर्ज करके भैरव में और वादी संवादी भेद करके बंगाल भैरव इस राग का निर्माण हुआ है। कालिंगड़ाई राग के बारे में हम यदि देखा जाए तो कालिंगड़ाई इस राग में वादी संवादी भेद यानी पंचम को वादी और संवादी षड्ज को बनाया जाए और ऋषभ दैवत के आंदोलन कम किए जाए तो कालिंगड़ाई इस राग को हम कह सकते हैं। जोगिया। जोगिया इस राग में मध्यमवादी और षड्ज संवादी बनाकर जोगिया इस राग का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैरव यह एक प्राचीन राग है। मध्यकाल में भी उसका महत्व उतना ही है और आज के आधुनिक काल में भैरव यह एक महत्वपूर्ण राग हम उसे मानते हैं। भैरव इस राग में हम एक बात और कहेंगे कि जैसे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत, यह दो पद्धतियां हम भारत में सर्वमान्य है, जिसे हम कर्नाटक संगीत और इधर हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में जैसे कोई छात्र हमारे पास शास्त्रीय संगीत सीखने आता है तो हम लोग या तो उससे पहले यमन सिखाते हैं या तो उसे भोपाली सिखाते हैं। भोपाली में और यमन में उसे बंदिश सिखाते हैं, शुद्ध राग के अलंकार सिखाते हैं, जो बिलावल सप्तक के समान हैं उसमें हम अलंकार सिखाते हैं। वही अलंकार भोपाली में ट्रांसफर करते हैं, उसे यमन में भी परावर्तित करके वो उन्हें सिखाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत या कर्नाटक में जब कोई छात्र किसी गुरु के पास सीखने जाता है तो सर्वप्रथम उसे भैरव यानी माया मालव होगा इस राग को सिखाया जाता है। उसी में उसे पलटे बनाकर सिखाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भैरव इस राग का महत्व कितना है, हमारे संगीत में भैरव यह कितना महत्वपूर्ण राग है, यह हम कह सकते हैं। अब भैरव के बारे में मैंने थियोरेटिकल तो कह दिया, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो तब तक उसके लगाव हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। तो इसलिए हम पहले भैरव इस राग के आरोह अवरोह पहले बोल देते हैं, यानी छात्र को उस राग में नोटेशन में कहता हूं छात्र के लिए, सा
मागर रे सा। मुख्य चलन ग म प दा द प ग म रे सा। इस प्रकार से उसका मुख्य चलन है। इस प्रकार से उसमें कोमल ऋषभ, कोमल गांधार एवं शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। अब जब तक हम उसकी बंदिशें कुछ न गा ले तो उसका स्वरूप जो है वो हमें नहीं समझ में आएगा। इसलिए कुछ बंदिशों का मैं यहां आपके सामने प्रदर्शन करना चाहूंगा। इसमें एक बंदिश है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। उस बंदिश को मैं त्रिताल में पेश करने की कोशिश करूंगा। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे तुम जागो मोहन प्यारे। सावरी सूरत मोरे मन बाए, सावरे सूरत मोरे मन भाए। सुंदर लाल मोरे, सुंदर लाल मोरे। जागो मोहन प्यारे तुम जागो मोहन प्यारे। प्रात समय उठी भानुदयो भयो, प्रात समय उठी भानुदयो भयो। ग्वाल बाल सब भूपत ठाड़े, दर्शन के सब भूखे प्यासे। उठियो नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे तुम जागो मोहन प्यारे। इस बंदिश में जैसा हमने स्वर साधर में इस पर रागांग पद्धति आधारित जो है, तो इसमें भैरव में ग म द द प ग म म रे सा। जागो मोहन प्यारे। इस प्रकार से उसका कोमल ऋषभ और कोमल धैवत का जो उच्चारण है, लगाव है, इस प्रकार से बंदिश में जो आई है। दूसरी एक बंदिश सबरंग जी की एक बंदिश गाऊंगा। दान दान मूरत कृष्ण मुरारी, दान दान मूरत कृष्ण मुरारी। सुलक्षण गिरिधारी, सुलक्षण गिरिधारी। छवि सुंदर लागे अति प्यारी। दान मूरत कृष्ण मुरारी, दान दान मूरत कृष्ण मुरारी। बंसी धर मान मोहन सुहावे, बंसी धर मन मोहन सुहावे। बाली बाली जाबू
मोरे मन भाव बाली बाली जाऊ, मोरे मन भाव सब रंग ज्ञान विचारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, बन दान मूरत कृष्ण मुरारी। इस बंदिश में देखिए, इसका मुखड़ा जो है वही दैवत पर उसका न्यास है, और उसकी सम जो है वो कोमल ऋषभ पर है, और दोनों आंदोलित बंदिश में भी किए गए हैं। तो यह रागांग जो है वो इस बंदिश में आया है। एक तीसरी बंदिश प्रभा अत्रे जी की बंदिश है, उसे मैं गाने का प्रयास करूंगा। हे आदिदेव शिव शंकर, आदिदेव शिव शंकर, भोर भाई जागो करुणाकर, भोर भाई जागो करुणाकर, देहो दरस कृपा कर, देहो दरस कृपा कर, हे शिव शंकर आदिदेव। भोली सूरत नैन समाऊ, भोली सूरत नैन समाऊ, मन में जोत जगाऊं, मन में प्रेम की जोत जगाऊं, मुख से नाम जपाऊं, हे आदिदेव शिव शंकर, आदिदेव शिव शंकर, आदिदेव शिव शंकर। इस बंदिश में भी यदि हम देखेंगे, यह सुर आंदोलित है तथा कोमल ऋषभ यह भी आंदोलित है, और दोनों स्वरूप वादी संवादी इस भाई, इस पर न्यास भी है। एक गुलाम सादिक खान दिल्ली के हैं, उनकी एक बंदिश मैं फिर से भैरव की गाने की कोशिश करूंगा। वो साहिब साहिब कर्म करे तो जो पूछा बन पावे, कर्म करे तो जो पूछा बन पावे, पाक परवर दिगार, तू साहिब साहिब जो चाहे करई नायक, जो चाहे सो करई नायक, दुखिया मुझ आजी जावे, दुखिया मुझ आजी जावे, कर्म करे
छबन पावे करम करे जो छबन पावे पाक परवर दिखाओ साहिब साहिब। इस प्रकार से भैरव राग, उसकी संपूर्ण जानकारी, उसका लगाव, न्यास पर सभी का हमने अध्ययन किया और 3-4 बंदिशों में अलग अलग बंदिशें, अलग अलग घराने की बंदिशें, इन बंदिशों का गायन किया और इस बंदिशों को देखकर, इधर इसका शास्त्र देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि भैरव यह प्राचीन राग है और रागांग राग है। घाटे सर, भैरव एक रागांग, घाटे सर, रागांग भैरव रागांग और ताड़ पद्धति के अनुसार यह एक आश्रय राग है, यह एक आश्रय राग है। इस पद्धति द्वारा इस प्रकार से हम भैरव के कुछ चुने हुए राग लेते हैं जिसमें भैरव रागांग राग, भैरव अंग दिखता है। ऐसे कुछ राग है, उसमें पहले मैं लेना चाहूंगा अहिर भैरव। भैरव का एक प्रकार है, भैरव ठाट से ही इसका आविष्कार हुआ है। अहिर भैरव यह भी संपूर्ण जाति का राग है। अहिर भैरव की प्रकृति भी गंभीर है, किंतु भैरव की तुलना में कम गंभीर है। भैरव यह बहुत गंभीर राग है, उसकी तुलना में थोड़ी गंभीर प्रकृति कम है अहिर भैरव, लेकिन उसकी भी प्रकृति हम गंभीर ही कह सकते हैं। वादी स्वर इसका मध्यम है, संवादी स्वर षडज है। कोमल तीव्र के हिसाब से इसमें ऋषभ कोमल लगता है और निषाद कोमल लगता है, और बाकी स्वर जो है वो सब शुद्ध लगते हैं। इसमें दैवत शुद्ध है, भैरव में दैवत कोमल है। यह भी उत्तरांग प्रधान राग है। इसका पूर्वांग जो है वो भैरव का है और उत्तरांग जो है वो काफी का है। इसमें कुछ विद्वान इसका उत्तरांग खमाज का भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रचार में हमें ऐसा दिखता है कि पूर्वांग में हम भैरव लेते हैं और उत्तरांग में हम काफी लेते हैं। अब अहिर भैरव की एक बंदिश मैं गाऊंगा। घाटे सर, घाटे सर, हेलो, बोला सर, घाटे सर, बोला घाटे सर, हमारे मुख्य, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, आप बात कर रहे थे। हमारे मुख्य संयोजक तथा हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभय जी सूबेदार थोड़ा उनकी व्यस्तता के कारण थोड़ा लेट जुड़ पाए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा जी, नमस्कार सर। बिल्कुल, मैं आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सर, थोड़ा इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं, पहले सबसे पहले मैं उनका, आपका भी परिचय उनका होना चाहिए ऐसा मैं सर का जब चालू हुआ जब भी मैं ज्वाइन हुआ। हाँ, वो चालू हुआ था, अच्छा जी, थैंक यू। इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं अभी मुझे रहा नहीं गया, मैं बोला सर से मुलाकात हो जाए आपकी। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके जी। हाँ जी सर जी, मैं शुरू कर सकता हूं सर? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर अभय जी सूबेदार साहब, इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं।
और मेरा वक्तव्य कंटिन्यू करता हूं। अहिर भैरव, अहिर भैरव के बारे में हमने शास्त्रीय जो जानकारी है, डिस्क्रिप्शन, उसे जाना है। अब अहिर भैरव का रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी फिगर कैसी है। अहिर भैरव राग यह भी एक मूर्ति के समान, प्रत्येक राग की अपनी एक आकृति होती है। तो उस आकृति को हम तब तक नहीं जान पाते जब तक उसमें किसी बंदिश का गायन नहीं कर सकते, या किसी बंदिश को नहीं गाते, या उनके सुर को नहीं गाते। इस प्रकार से मैं एक बंदिश गाने की कोशिश करूंगा। अहिर भैरव में एक प्रसिद्ध बंदिश है, अलबेला साजन आए। त्रिताल में निबद्ध बंदिश। अलबेला साजन आए, अलबेला साजन आया, मन अति सुखा पायो रे, मन अति सुखा पायो रे, साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो। मंगल का चाप पुकारो, मंगल गावो चाप पुकारो, मन रंगलित आयो रे, मन रंगलित आयो रे, अलबेला इस प्रकार से उत्तरांग में काफी प पद रे सा नि द म प ध, इस प्रकार से काफी और पूर्वांग में भैरव ग म रे सा। इस प्रकार से यह भैरव रागांग का एक प्रकार है और इसे हम अहिर भैरव इस नाम से जानते हैं। भैरव रागांग राग में अहिर भैरव का भी हम इस राग को सम्मिलित करते हैं। उसके बाद एक राग है, वो है रामकली। रामकली यह प्राचीन काल में रामकली यह रागिनी के रूप में जानी जाती और भैरव इस पुरुष राग की रामकली इस प्रकार से इसका नामोल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आज भी हम भैरव इस थाट में रामकली को उसी थाट से उसका आविष्कार मानते हैं। रागांग राग में इस पद्धति में हम रामकली को भैरव रागांग में रखते हैं, क्योंकि रामकली भी यह भैरव अंग का राग है।
इसमें भैरव अंग काफी दिखाई देता है। वो किस प्रकार से दिखाई देता है? पूरा राग भैरव के समान ही है, कुछ अलग से सुर उसमें लगते हैं। सगरी जागे पागे, सगरी जागे पागे, सुगर चतुर सुरजन बाबर, सुगर चतुर सुरजन बाबर, मोरही मेरे सगरी जागे पागे, सगरी जागे। इस प्रकार से देखिए भैरव से कैसे अलग होता है। पहले लाइन में ही हम उसे जागे पागे, सगरी जागे पागे, सगरी जागे। इस प्रकार से तीव्र मध्यम का प्रयोग रामकली राग में होता है। अंतरा देखिए, बिन गुण माला धन पान अंचन, बिन गुण माला धन पान अंचन, बिन गुण माला धन पान अंचन, जावत दिलो कल गाए, जावत दिलो कल गाए, आनंद कवन सती बड़ भागी, आनंद कवन सती बड़ भागी, तन मन चावर कराए, सगरी जागे पागे, सगरी जागे, जागे जागे पागे, माय इस प्रकार से भैरव रागांग में, भैरव राग में मप धनी धप यह स्वर समुदाय जो है, जिसमें तीव्र मध्यम है, कोमल निषाद है, इस स्वर समूह को हमने भैरव में राग गाया तो हम रामकली राग पाते। इस प्रकार से आगे देखिए, गुणक्रिय। गुणक्रिय यह एक ऐसा राग है जिसे हम कह सकते हैं कि वह भैरव ठाट से उत्पन्न होता है और भैरव रागांग में इसे हम गा सकते। गुणक्रिय, गुणक्रिय राग में गांधार और निषाद यह दोनों स्वर वर्ज्य है। इसकी जाति औडव औडव अर्थात थाड़ भैरव, रागांग यदि मानते हैं तो रागांग भैरव, प्रकृति गंभीर, वादी संवादी भैरव के समान धैवत ऋषभ, कोमल स्वर ऋषभ धैवत, और इसका न्यास जो है वो ऋषभ धैवत के अलावा पंचम पर भी किया जाता है। धैवत यह वादी स्वर, इसलिए उत्तरांग वादी राग है और प्रातः काल इसका गान समय है।
तो रामकली के बाद हम गाएंगे गणक। हरि नाम रे मन पी हरि नाम रे मन पी हरि नाम रे मन पी हरि नाम जग जीवन बिना जगत सब जग जीवन बिना जगत सब रे मन पी हरि नाम रे मन पी हरि नाम रे मन पी हरि नाम। यह संसार घड़ी को सपना, यह संसार यह संसार घड़ी को सपना, यह संसार घड़ी को सपना, यह संसार घड़ी को सपना थैंक यू। इंगड़े सर। घाटे सर, यस सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वेलकम। रागांग पद्धति के प्रस्तुतिकरण में भैरव, अहिर भैरव, रामकली, गुणकली इन रागों की बंदिशों का प्रस्तुतिकरण करके रागांग पद्धति के बारे में बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपने किया है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।